नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पांचवें चरण में अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कई मंत्रियों की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। वहीं अमेठी में गांधी परिवार के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने का आखिरी मौका समझा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की धर्म की राजनीति की परीक्षा भी इसी चरण में होनी है, क्योंकि अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट और श्रावस्ती की विधानसभा सीटों पर भी इसी दौर में मतदान होगा। इस दौर तक आते आते बीजेपी अब जमीन पर आती नजर आ रही है और जमीनी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चरण से पहले आवारा पशुओं की समस्या को उठाना शुरू कर दिया था। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को पहले ही पहचान चुकी है और इसे लेकर योगी सरकार को निशाने पर भी लिया जा रहा है। न जानवरों को पकड़ पाए और उनका सबसे प्रिय जानवर सड़कों पे घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ, लैपटॉप तो दूर चलाना, बताओ ये सांड को भी निकल पकड़ पा रहे हैं। मैंने देखा कि एक महिला खेतों की तरफ एक अपने नाती को ले जाके चल रही थी, तो मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा खेतों में जा रही हूँ। मैंने कहा इस समय? कहा हाँ, छुट्टा जानवर है दीदी, चौकीदारी करने जा रहे हैं हम। दरअसल बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी कि वो इस दौर में राम मंदिर और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को ही अहमियत देगी। विपक्ष की धर्म की राजनीति के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहता। ऐसे में वो जनता से जुड़े मुद्दों पर योगी मोदी को घेरने में जुटा हुआ है। इस दौर में बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष मजबूती से उठा रहा है। मान सम्मान का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का चुनाव है, फौज में पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है, 11 लाख पद खाली हैं, उनमें नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी एकदम खामोशी ओढ़े हुए है, जबकि यूपी में बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसे में बीजेपी को इस दौर में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। लेकिन सीधे सीधे कहने के बजाय माफिया और अपराधी तत्वों के बहाने ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। आजमगढ़ कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? आपने गलती कर इस समाजवादी पार्टी का सरकार लाया तो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे? आना चाहिए क्या? सपा की सरकार बनाना चाहिए क्या? विपक्ष इस मुद्दे को छूने से अपने अपने ढंग से बच रहा है। समाजवादी पार्टी अपराधियों के मुद्दे पर योगी सरकार को उल्टे घेरते हुए नजर आते हैं। इस दौर में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट और श्रावस्ती में भी चुनाव है। इसीलिए अयोध्या के मतदाताओं को राम मंदिर बार बार याद कराया जा रहा है। हमें पूजा नहीं करने दिया जाता था, रामलीला के आयोजन में गुंडे आकर के परेशान करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने की कोशिश में है, लेकिन विपक्ष बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे की अपने ढंग से गाल रहा है। जरूर हमारे हाथ में हिंदुत्व का केसरिया है, हिंदुत्व का भगवा है, लेकिन हमारे साथ हिंदू के साथ मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, क्योंकि हम सब राष्ट्रभक्त है। हम राष्ट्रभक्त की राजनीति करते हैं। पांचवें चरण में जाति समीकरण काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी खुद को
चैंपियन मान रही है। अयोध्या से प्रयागराज तक यहाँ पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां कई समूहों में बटी हुई है। राजभर, कुर्मी, पटेल, गडरिये, निषादों को साधना दोनों गठबंधनों के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी बार बार पिछड़ों की रहनुमाई की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना का मुद्दा उछालकर बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। सपा योगी सरकार से इस्तीफा देकर पार्टी में आए पिछड़े वर्ग के मंत्रियों से चुनावी फायदा लेने की कोशिश में है। बीजेपी ने इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया। भगवान बुद्ध की धरती श्रावस्ती में इसी दौर में चुनाव होना है, इसीलिए दलितों की मसीहाई के लिए केशव प्रसाद मौर्य वीडियो जारी कर अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं, तो अखिलेश मौर्य को बीजेपी में उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना। वहीं कांग्रेस के लिए अमेठी में अपनी दावेदारी साबित करने का आखिरी मौका है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त अभियान के तहत अमेठी और रायबरेली में पूरी ताकत लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी वालों को लुभाने की कोशिश की। जो गौर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हितों को भूल जाएंगे, अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे। इस दौर में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार भी उतारे गए। ऐसे में जीत के लिए राजनीतिक दलों को अपराधियों का साथ लेना मजबूरी हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस दौर में 185 प्रत्याशियों ने खुद पर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 141 पर गंभीर किस्म के आरोप हैं और तो और 12 उम्मीदवारों पर महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े हुए हैं। आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने में सभी दलों में होड़ दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी ने 49% दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया, तो बीजेपी ने 42% को। बीएसपी कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों पर गंभीर किस्म के आरोप है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी और इस बार भी उसने मौजूदा 48 विधायकों पर दांव लगाया है। बहरहाल नेता लोग सोच रहे हैं कि वो अपने अपने मुद्दों में जनता को फंसा लेंगे, लेकिन अब की बार जनता ने अपने दिल में कुछ और ही ठानी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण का रण यहां पर बहुत तेजी से देखा जा रहा है और इस पे राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इस बात को लेकर कि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाएगी जैसे अयोध्या, प्रयागराज का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि हिंदुत्व को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, लेकिन यहाँ पर मुद्दे वाकई वो मुद्दे हैं जो कि दिक्कतों से दो चार कर रहे हैं लोगों को। अब सवाल इस बात को लेकर, क्या हिंदुत्व का मुद्दा बैकफुट पर चला गया है? क्या इससे फायदा होने की उम्मीद बीजेपी को नहीं है? इन तमाम विषयों पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। डॉक्टर CP राय जी हमारे साथ हैं, समाजवादी चिंतक हैं। और साथ ही साथ प्रोफेसर संजय पांडे जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अश्वनी शाही जी आपसे है। अश्वनी जी, क्या वाकई 5वें चरण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर VIP कही जा सकते हैं, या फिर बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है क्योंकि अयोध्या में चुनाव होना है, प्रयागराज में चुनाव होना है 5वें चरण में, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण? नेहा जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हर चरण का चुनाव महत्वपूर्ण है, एक एक सीट का चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वो पश्चिम का रहा हो या पूर्वांचल का रहा हो। महत्वपूर्ण सभी सीटें हैं और हम लोग बहुत ही गंभीरता से चुनाव को लड़ रहे हैं। और आज ये देखा जाए, हमारे काफी मंत्री यहाँ से जो है प्रयागराज की तरफ से और इधर से काफी मंत्री भी हमारे चुनाव में खड़े हैं। तो हर सीट, क्योंकि वो पहले विधायक बनते हैं फिर मंत्री बनते हैं, तो हर सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर और उस तरीके से जनता के हितों का जो लोक कल्याण के काम हम लोग कर रहे हैं उसको लेकर हम चुनाव में लड़ रहे हैं। और हमारे सारे प्रत्याशी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर
जनता के बीच में फिर से मैदान में हैं और जनता ने जिस तरीके से 4 चरण में आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर और 2017 में दिया है, वही आशा हम लोग 5वें चरण में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दोबारा हमारी सरकार बनी तो आवारा पशुओं से निजात मिलेगा। सर, मौजूदा वक्त में भी तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं मिला निजात? देखिए, निजात आवारा पशुओं का मामला कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ाया गया है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया होगा। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जगह जगह गौ आश्रय केंद्र बनवाया हुआ है, वहां पर आवारा पशु पकड़कर जाते हैं और प्रशासन की जिम्मेदारी नियुक्त की है और प्रशासन वहां पर कोई भी सूचना देता है कि यहाँ आवारा पशु हैं, उनको पकड़कर वहां भेजा जाता है। पश्चिम में आप चले जाइए, इधर बुंदेलखंड में चले जाइए तो कोई एक उनके यहाँ नियम है। बाराबंकी भी जाइए ना सर, जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, किसानों ने अपने पशुओं को लाके छोड़ा, बोला हम तो 5 साल भुगतते ही, अब आप भी थोड़ी देर भुगतिए। देखिए, ये तो एक साजिश होती है। किसानों के नाम पर कोई भी आजकल कुछ भी फैला सकता है, कुछ में वो नहीं है कि किसानों ने छोड़ दिया। मैं भी किसान हूँ, योगी जी भी किसान है, आप भी किसान हैं, यहाँ पर सभी लोग किसान हैं। तो किसान के नाम पर विरोधी दल के लोग क्या कर रहे हैं? विरोधी दल के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और आज जो है जो गुंडागर्दी वो कर रहे हैं वो गुंडागर्दी पश्चिम में भी कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। अभिमन्यु, ठीक है सर, ठीक है। अभिमन्यु त्यागी जी, विरोधियों ने ऐसा कर दिया, विरोधियों ने ये साजिश कर दी, विरोधियों ने बाराबंकी में सीएम की जहां जनसभा थी वहां पर जानवरों को छोड़ दिया, विरोधियों ने सब कुछ कर दिया सर, लेकिन किसान तो परेशान है। आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगा। आपने देखा वहाँ गाजियाबाद और वहाँ को छोड़कर कहीं देखा आपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कोई किसान आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। तो ये कैसे आप कैसे किसानों पर आरोप हम कैसे बर्दाश्त कर लें? ये विरोधियों ने सपा के लोग जान रहे हैं कि योगी जी चले जाएंगे तो वहां पर योगी जी का प्रभाव है, न उतरने दो। ये साजिश होती है और इस साजिश पर भी थोड़ा सा आप कहाँ बता रहे? गाजियाबाद में हुआ या कुछ जगहों पे हुआ, उस वजह से आपने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए? तीनों कृषि कानून पूरे देश के लिए वापस किया गया था। अगर वहां पर किस तरीके से तांडव हुआ आपको नहीं पता है? किस तरीके से लाल किले पर देश में एनार्किज्म फैलाने की उन लोगों को छूट दी जाए? डर गई क्या सरकार? कुछ लोगों ने, कैसे सरकार कोई नहीं डरती है? सरकार नहीं डरती है। आज जो है नेहा जी, जिन किसानों के, आज कहाँ है वो किसान? आपने मुझे कहा, आपने ये कहा अभी वो कि सिर्फ कुछ एरिया में जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे थे, बाकी तो कहीं नहीं हो रहा था। बताइए कहाँ हुआ किसान? कहाँ की वहाँ के जो छुटफुट किसान नेता जो थे तथाकथित जो बैठे हुए थे वो कहाँ चले गए? आज उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई आंदोलन हुआ? किसान आंदोलन नहीं हुआ। सर, आपने नहीं देखा होगा अगर लिया तो इनका बड़प्पन देखना चाहिए। सर, उनका डर नहीं है, फुटेज देखी, उनका बड़प्पन देखिए नेहा जी। माननीय प्रधानमंत्री अगर आकर कुछ कहते हैं तो उनका बड़प्पन देखा जाए। ये विरोधी दलों की तरह जो है हम लोग उसमें नेगेटिविटी नहीं खोजेंगे। ठीक है। अभिमन्यु जी, क्या आप लोग ले गए थे क्या बाराबंकी में सीएम की सभा के सामने? वहां पे आवारा पशुओं को छोड़ दिया, ना पशुओं को छोड़ दिया, आप लोगों ने जाके छोड़ दिया था क्या? अश्वनी जी तो कह रहे हैं आप लोगों की साजिश है। नेहा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और नमस्कार। पैनल में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, आवारा पशु नहीं, इन्हें बेसहारा पशु भी कहा जाने लगा है। सरकार में जो आज लोग बैठे हुए हैं, जब 2017 का चुनाव था, इन्होंने वादा किया था कि नील गाय और आवारा पशुओं से ये किसानों को बचाएंगे, और हुआ क्या है? हर गांव में 100 से 200 आवारा पशु, बेसहारा पशु आज बढ़ गए हैं। वो फसलों को खा रहे हैं और रात को आके सड़कों पे लेट जाते हैं, हाईवे पर पहुंच जाते हैं। और महज 500 इन्होंने पशुओं के लिए शेल्टर हाउस बनाए, बनने थे 5000, उसमें भी गड़बड़ झाला कर रहे हैं। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे, गोबर को लेकर समाधान निकालेंगे। वो छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है किसानों को, लेकिन वो एक अटपटी बात भी कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। शायद वो किसान नहीं है तो इन्हें पता नहीं होगा। वो कह रहे थे कि एक नया बिजनेस मिल जाएगा, उनका कहने का अंदाजा था कि आवारा पशुओं को पकड़ के बांध लिया जाएगा तो उससे आमदनी हो जाएगी। और हम कहते हैं कि यहाँ तो कलेक्टर भी एक आवारा पशु को नहीं पकड़ सकता। इंतजार किस बात का किया जा रहा है? मुख्यमंत्री भी नहीं पकड़ सकते। सवाल तो इस बात को लेकर है कि इंतजार किस बात को का किया जा रहा है? सरकार अभी भी आपकी है। अगर आप कहते हैं जी हमारी सरकार बन जाएगी तभी हम ये कदम उठाएंगे, तो अगली सरकार बनने तक का इंतजार क्यों? लोगों को तो दिक्कतें अभी हो रही है। सीपी राय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सर ये इंतजार किस बात का किया जा रहा है कि
आवारा पशुओं से निजात तब मिलेगी जब हमारी सरकार दोबारा बनेगी। वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो बहुत सारे किए गए हैं 2013-14 से लेके, और सब याद होंगे सब। 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी थी, 15 लाख रुपए देने थे, 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकना था, महंगाई 100 दिन में कम होनी थी, बुलेट ट्रेन आनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाने थे, सारा विदेश से काला धन आ जाना था 100 दिन में। 100 दिन में तमाम भ्रष्ट और बेईमान नेता अधिकारियों के खिलाफ विशेष कोर्ट बन करके उनको जेल भेज दिया जाना था। करीब इस तरह से सैकड़ों की तादाद में वादे हैं। तो अब क्योंकि सरकार जाती हुई दिख रही है, जो हालात दिख रहे हैं पूरे प्रदेश में, जो बातचीत हो रही है, और उसमें दिख रहा है कि घबराहट है। जिस तरह से 5 साल सरकार चलाई गई, डंडा मार सरकार, जो सड़क पर निकला आंदोलन करने, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, मांग के लिए जो निकला, वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, वो आशा कार्यकर्ता हो, नर्स हो, वो बेरोजगार नौजवान हो, जो निकला, सिर्फ उसके सर पर लाठियां पड़ी और खून से सड़कें लाल हुई। तो पूरा देश, प्रदेश तो दुखी है। जो कोरोना काल में हुआ उसको दोहराने की बार बार जरूरत नहीं, उसके दृश्य देखे गए, सब लोगों ने देखे। जो मजदूर निकले वो दृश्य सबने देखे। किसानों के साथ जो हुआ वो पूरा दृश्य 1 साल तक देश ने देखा। तो उस सबसे जो जनता दुखी है उसका परिणाम आने जा रहा है और उसकी घबराहट है। अब वादा करना पहले नहीं कहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं लेंगे। जब दूसरे किसी पार्टी ने कह दिया कि हम बिजली का 300 यूनिट का बिल नहीं लेंगे, तो इन्होंने भी कह दिया। दूसरे ने अगर ये कह दिया कि हम स्कूटी देंगे, तो ये भी कह रहे हैं अभी स्कूटी हम भी देंगे। तो ये एक अजीबोगरीब दौर चल रहा है। भिखारी बना दिया पूरे देश को। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। 5 किलो अनाज के लिए लोग भिखारी बने हुए हैं। ये हालात क्यों कायम हुए? बनता मनमोहन सिंह की सरकार। चलिए, कम से कम ये तो आप मान रहे हैं कि लोगों को अनाज मिल रहा है, क्योंकि ये भी बात विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा था। बहरहाल सर, मैं आती हूँ सर, लेकिन भीख मिलने में अंतर होता है। भीख मिलने में और हक मिलने में अपने देश में कैसा भीख है? कोरोना काल 100 साल से राय साहब सम्मान करना चाहता हूँ आपसे कि अपने देश में भीख का क्या मतलब होता है? अन्यथा आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई बच्चा आपसे 100 रुपया मांगता है, वो भीख मांगता है? वो भीख नहीं मांगता है। आप अगर उसका पिता है, आप उनके गार्जियन है, तो वो आपसे मांगता है, अधिकार से मांगता है, और आपको देना चाहिए। ठीक है था अपने परिवार में भीख, अपने देश में भीख? क्या शब्दावली है आप लोगों की? आप लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और मैं सम्मान करता हूँ आपका राय साहब। ऐसे नहीं चलता, भीख मांगते हैं कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, आपको मौका मिलेगा। नहीं, तो आपको रोका जा रहा है, न्याय जी ने भी रोका है, तो आपको भी रुक जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे संजय जी आपसे है मेरा कि क्योंकि अवध और पूर्वांचल में चुनाव हो रही हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि आखिर जो जंगली जानवर हैं, जो ये अन्य जानवर हैं, उनसे लोगों को छुटकारा मिले। किसान रात भर सो नहीं पाते। इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अश्वनी जी कह रहे हैं कि ये तो उनका बड़प्पन है कि प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है ये तो नाकामी है जी, नाकामी के तौर पर देखिए इसे। नहीं, आप नेहा जी धन्यवाद। आप सही कह रही हैं, आवारा पशुओं की समस्या का असर तो है लोगों में, इस बात को लेकर काफी क्षोभ है, और जो थोड़े बहुत आश्रय बनाए भी गए हैं उनके लिए, उनकी दशा भी अच्छी नहीं है। कई टीवी रिपोर्ट्स में हमने ये देखा। लेकिन इसके साथ ही मैं कहूँगा कि और भी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अश्विनी जी जो कह रहे थे, वो अनाज वितरण का जो कार्यक्रम है, उससे जनता को और आम लोगों को, और खासकर कोरोना के काल में जिस तरह की तकलीफें लोगों ने झेली हैं, उससे एक तरह का सहारा उनको मिला है। इसके अलावा भी अन्य कई कार्यक्रम हैं सरकार के जिनसे लोगों को लाभ मिला है। वो किसान निधि हो, सम्मान निधि हो, या पहले की उज्ज्वला योजना हो। हालांकि उसमें सवाल और प्रश्न चिन्ह आजकल लग गए हैं, क्योंकि लोगों को सिलेंडर खरीदने के लिए 900 रुपए या उससे अधिक देना पड़ रहा है। इससे उन्हें इस कोरोना काल में समस्या आ रही है। तो इसलिए सरकार के पास दिखाने को भी कुछ है, अच्छा काम भी दिखाने को है, लेकिन उसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, इनको लेकर सरकार गिरी भी हुई है। किसान आंदोलन का असर
शुरुआत के 3 दौर पर निश्चित तौर पर रहेगा, कितना रहेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पूर्वांचल में उसका कोई विशेष असर नहीं दिखाई देता है। ठीक है अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर, अभी आपने सीपी राय जी को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये वादे हैं जी, वादों का क्या, लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत वादे किए थे, कहा था महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार तो नहीं होगा और बेरोजगारी जो है उसको खत्म कर देंगे, हम तो जी लोगों को इतना रोजगार देंगे, पेट्रोल के रेट जो है वो कम कर देंगे, उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों को घर मिलेगा, लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। ये तमाम दावे और तमाम वायदे किए गए थे, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वो दावे और वायदे पूरे किए गए? वादा उसमें से एक ये भी था कि जो काला धन है वो वापस आ जाएगा और हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। सर वो तो अभी तक आए नहीं, और अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ऐसा ये जो वायदे आप कर रहे हैं कि जानवरों से छुटकारा मिल जाएगा, या फिर अगर हम आ गए तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्या सिर्फ इसे वायदे के तौर पे ही देखे या फिर इसे अमली जमा पहनाया जाएगा? अश्विनी जी, क्या ये वादे वैसे ही वादे हैं जो हर चुनाव से पहले किए जाते हैं? जवाब देखिए नेहा जी, देखिए ये वादे जो है और हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश भी की। हमने शौचालय का वादा किया, हमने शौचालय बनवाए, हमने घर का वादा किया, हमने 44 लाख मकान बनवाए उत्तर प्रदेश में, हमने उज्ज्वला योजना की बात की, उज्ज्वला में हमने दिया, और हमारे माननीय सीपी राय जी बैठे हुए हैं यहाँ, ये भी सरकार यूपीए सरकार में शामिल थे, कांग्रेस की जो सरकार थी, 1241 रुपए का 14वें सिलेंडर भी देशवासियों ने खरीदा है, ये भी याद है, और आज ये सस्ते सिलेंडर की बात करते हैं। ये उस समय भी शामिल थे जब बीपी सिंह की सरकार से मनमोहन सिंह की सरकार, वो नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी, और 90 से 91 के बीच में 60% पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे और 50% जो है डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। ये रिकॉर्ड में है। सीपी राय साहब ने 3 बात कही, लाठियों से पीटा गया बेरोजगारों को। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं वो परिवार को आगे चलाने के लिए सत्ता पर शासन करना चाहती है, हम उनसे अलग है, तो कैसे आप अलग है सर? उनकी तुलना आप अपने आप से कैसे कर सकते हैं? नहीं तो परिवार इसमें कहाँ आता है? अभी आने दीजिए सामने। 12 से 17 के बीच में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, सीपी राय जी उसके सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हुआ करते थे। पूछिए इनसे, बेरोजगारी भत्ता क्यों बांटते थे? कितना रोजगार दे दिया था इन्होंने? बेरोजगारी भत्ता बांटते थे ये लोग। आज रोजगार की बात करते हैं, कहाँ से ले आएंगे? तो जब सरकार में थे तो 2 लाख नौकरियां नहीं दे पाए थे पूरी, उसके बाद लाठियों से पीटने की बात करते हैं। कौन सा बेरोजगार लखनऊ में है? बेरोजगारी भत्ता बांटते थे, अब फ्री में राशन बांट रहे हैं। बनारस में, नहीं सुन लीजिए एक मिनट नेहा जी, थोड़ा सा सुन लीजिए। बनारस में साधुओं को लाठी से पिटवाया इन लोगों ने। यहाँ पर जो लोग सरकारी कर्मचारियों तक को लाठियों से पिटवाया है सपा सरकार ने, यही लखनऊ हजरतगंज में। और आज ये लोग ये बात करते हैं। हम लोग तो जो कहते हैं वो कर रहे हैं। हाँ, समय लग सकता है। देखिए, हमने बुंदेलखंड को हर घर में नल जल देने की योजना की बात की, हमने उसको लगभग 60% से ऊपर कर ले आए हैं। राम मंदिर बनवाने की बात हमेशा करते रहे, हमेशा एजेंडे में हमारे रहा, कभी नकारा नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज बन रहा है, हमारा सपना साकार हुआ। आज हम उस चीज को लेकर आए हैं। 370 हटाने की बात हमने की और हमने हटाया। तो ये रोजगार कितना लोग चाह रहे हैं, रोजगार कितना दिया आपने, महंगाई कितनी कम की आपने, कोरोना पर कितना कंट्रोल किया आपने, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कितना बेहतर किया आपने, शिक्षा के स्तर को कितना सुधारा आपने, सड़कें कितनी बनाई आपने, कितना विकास किया, कितने आपने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने आपने और स्कूल खड़े कर दिए। सर इन मुद्दों पे क्या नहीं लगता चुनाव होना चाहिए? जवाब ले लीजिए नेहा जी। उसके बाद फिर जो है, देखिए, हम लोगों ने, आपने पूछा कि आपने कितना रोजगार दिया, तो हम हर महामंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी हर मंच से कहते हैं 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हमने, 2.5 लाख संविदा पर हम लोगों ने नौकरियां दी। उसके बाद स्किल मैपिंग, जो प्रवासी की बात अभी कर रहे थे राय साहब, प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कराई, 40 लाख उनको रोजगार देने का काम किया स्किल मैपिंग कराकर। ओटीओपी के माध्यम से हमने कम से कम 1,81,00,000 लोगों को रोजगार दिया है और एमएसएमई में ये रोजगार देने का हमने काम किया है। अब मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर आता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था में कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज हमने कितने मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है सर, उससे अंदाजा लगता है कि कितना रोजगार मिला। अभिमन्यु जी, आप लोगों को नहीं दिखता है रोजगार? अभी अश्विनी जी को सुन, रोजगार देते हैं। मैं आ रही हूँ सर, फिर मौका दूंगी। अभिमन्यु त्यागी जी, आप लोगों को क्यों नहीं लगता है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है? अभी अश्विनी जी कह रहे हैं हमने तो जी 4.5 लाख नौकरियां बांट दी,
लोगों को एमएसएमई के तहत इतना रोजगार दे दिया, आप लोग कहते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले मेरा निवेदन है शाही जी से, पिछली बार इन्होंने डिस्टर्ब किया था और मुझे डिबेट में तो ऐसा लग रहा था जैसे शाही जी विपक्ष में बैठे हो, राय साहब सत्ता में हो। ये तो इनसे सवाल कर रहे थे उल्टा, मतलब भाजपा वाले सवाल पूछ रहे हैं उल्टा विपक्ष के लोगों से। शर्म आनी चाहिए। 2017 में इन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या 70 लाख लोगों को रोजगार है? 3 साल से फौज की भर्ती नहीं खुली है। 80,000 एमएसएमई उद्योग बंद हो गए हैं कुप्रबंधन से, नोटबंदी के कुप्रबंधन से, जीएसटी के कुप्रबंधन से और लॉकडाउन के दौरान। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। 100 में से 68 बेरोजगार हैं। ये रोजगार की बातें कर रहे हैं, कहां से लेकर आए हैं नकली ये आंकड़े? आज देखिए किस तरह से रोजगार घट रहे हैं। 16 लाख रोजगार घटे हैं उत्तर प्रदेश में। और रोजगार की जहां तक बात है, देखिए नौकरी के इन्होंने कैसे झूठी झूठी बातें कही। 24 जुलाई 2021 को इन्होंने कहा 6,65,000 नौकरियां दी, ये सरकार ने कहा। 17 सितंबर 2021 को कहा 2,94,080 नौकरियां दी। योगी सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा कि 5 लाख नौकरियां दी। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि 8 लाख नौकरियां दी और रोजगार दिए 3 करोड़। देखिए हर जगह झूठे नकली आंकड़े, जबकि हकीकत क्या है सब जान रहे हैं। ठीक है, रोजगार घट गया और महंगाई इतनी इन दावों और वादों के बीच इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित कर, ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है। हाल ही में राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर युवा नारेबाजी करने लगे और ये कहने लगे कि आप लोगों ने फौज में नौकरी पिछले 3-4 साल से नहीं निकाली है, इसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन अश्विनी जी कहते हैं कि हमने तुझे इतना रोजगार दे दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है, फिर युवाओं में आक्रोश क्यों? सवाल इस बात को लेकर है, अब आपने सुना कि बीजेपी कह रही है कि हमने तो रोजगार दिया, कांग्रेस कह रही है कहाँ है रोजगार। और इसकी बानगी साफ तौर पे हमने राजनाथ सिंह के सभा में भी देखी, जब नारेबाजी हो रही थी और युवा कह रहे थे कि रोजगार दो हमें। नेहा, कुछ बातें पहले क्लियर कर दूं। आपके सामने मोबाइल रखा होगा, उसको गूगल खोल लीजिए। 2014 410 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर था, 14 किलो वाला। कॉमर्शियल सिलेंडर 800 कुछ रुपए का था। उसमें आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। खुद भाजपा की ही सरकार में, मैं पुरानी सरकार छोड़ देता हूँ, भाजपा की ही सरकार में 2017 में बेरोजगारी दर 2.4% थी और ये 2021 में आते आते 4.8% होगी। ये सरकारी आंकड़ा है। अभी जब राज्यसभा चल रही थी, इस सरकार ने ही राज्यसभा में बताया कि साल भर में 24,000 लोगों ने बेरोजगारी के कारण या किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की। ये सरकार ने राज्यसभा में बताया। इस सरकार ने ही अपने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार में 11 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन विभिन्न विभागों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके कारण उन नौकरियों में फिर रोजगार लोगों को मिलेगा नहीं। फौज की बात आपने खुद ही कह दिया, जो राजनाथ सिंह के सामने कहे, अभिमन्यु ने कहा। तो ये स्थिति तो सरकार के आंकड़ों की है। जहां तक अश्विनी जी आंकड़े बता रहे हैं, मैं अब राजनीति पे नहीं हूँ 1.5 साल से, लेकिन मैं सरकार में रहा हूँ। अफसरों के द्वारा बनाए गए आंकड़े मैं जानता हूँ, वो कैसे आंकड़े पेश करते हैं और कैसे वो बेवकूफ बनाते हैं अपनी पार्टी, सत्ता पार्टी के नेताओं को। और जो सत्ता पार्टी उन आंकड़ों में उलझ जाती है, उसका फिर हाल जनता उल्टा कर देती है। ये पीछे काफी सरकारों में देखा जा चुका है। बाकी इन्होंने एक सवाल पूछा था, बेरोजगारी भत्ता क्यों? ये दरअसल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक नेता हुआ करते थे, इस देश की बहुत बड़े सपूत थे। आजादी की लड़ाई में उनको आतंकवादियों के साथ लाहौर की जेल में प्रताड़ित किया गया था और बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। ये उनका पुराना नारा था कि जब तक सबको रोजगार न मिल जाए, तब तक बेरोजगारी भत्ता पाना उसका अधिकार है। और ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। दुनिया के दूसरे देशों में भी ये नियम लागू होता है। जहां भी कल्याणकारी राज्य, प्रोफेसर पांडेल बैठे हुए हैं, जो भी देश कल्याणकारी राज्य चलाते हैं, वहां पर यह धारणा होती है। बहुत से देशों में हाई स्कूल तक आपके सारे खर्चे सरकार चलाती है और 60 साल के बाद अगर आपके पास संसाधन नहीं है, तो आपका सब कुछ खर्चा सरकार चलाती है। ऐसा मैंने अमेरिका में देखा, जहां मैं था 2017 वाले चुनाव, हिलरी क्लिंटन और उनके ट्रंप वाले चुनाव के टाइम में, वहां पर ऐसा होता है। तो वो धारणा एक अलग जगह है। बेरोजगारी भत्ता देना वो आपकी जिम्मेदारी है कि जो नौजवान जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ी है, तो उसको कम से कम आप उतना पैसा दें कि अपने
उस मूल खर्चे चला ले या अप्लाई कर सके। मतलब ये भी स्पष्ट होता है कि आपकी सरकार भी कहीं ना कहीं रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है। पूरी बात सुनो ना, मैं जानती हूँ, मैं बात बताना जानता हूँ। उस सरकार में एक भी, मेरी सरकार तब थी, मैं किसी पार्टी में नहीं, तभी की बात कर रही हूं। उस सरकार में जो भी कोई भर्तियां निकली वो भर्तियां पूरी हुई। इस सरकार का दुर्भाग्य है, उसका कारण इनको ढूंढना चाहिए कि जितनी भर्तियां निकली उसमें या तो पेपर आउट हो गया या उसमें कोई कोर्ट का आदेश, कुछ भर्तियों में कोर्ट के आदेश से वो रद्द हो गई। ठीक है, ये सरकार कैसे कर रही कि पेपर सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं और सारी भर्तियां रद्द हो जा रही हैं। तो इसलिए अपने ऊपर खुद पुनर्विचार करना चाहिए कि हमारे काम करने के तरीके में गलती क्या है। दूसरी बात क्या होता है, देखो अश्विनी जी की कोई गलती नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको वही बोलना चाहिए जो ये बोल रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं चूंकि एक निष्पक्ष रूप से आदमी बैठा हूँ, मैं जो हालत देख रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। हालत अच्छी नहीं है, ये समझना चाहिए। आपने जिस तरह सरकार चलाया है उससे बेहद नाराजगी है और उसका परिणाम सामने आने वाला है। ठीक है सर। पांडे जी, क्या वाकई ये मुद्दे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का स्तर सुधारना, स्वास्थ्य का स्तर सुधारना, या 5वें राउंड की जब वोटिंग हो रही है तो वहां हिंदुत्व की पिच पर खेलने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जाएगी या की जा रही है, और ये मुद्दे बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती जहां पर चुनाव हो रही हैं वो हिंदुत्व के पिच पर यहां पर अगर खेला जाएगा तो जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियों को और ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? प्रयागराज का आपने जिक्र किया, तो प्रयागराज में तो हमने देखा छात्र किस प्रकार रेलवे भर्ती को लेकर सड़कों पर उतरे और यूपी पुलिस की जो कार्रवाई थी उससे बहुत क्षोभ भी हुआ। बेरोजगारी, बहुत सारे आंकड़े आए हैं जो बताते हैं कि पिछले 45-50 सालों में बेरोजगारी का स्तर आजकल सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में देखने को मिला है। तो बेरोजगारी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार खाने के तेल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम हो या अन्य आवश्यक चीजों के दाम हो, इस सब से जनता पर प्रभाव पड़ा है और ये मुद्दे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता को विश्वास है कि अन्य कोई सरकार इससे बेहतर उन्हें शासन व्यवस्था और जीवन स्तर सुधारने में सहायक होगी? इसका उत्तर अभी तो दे पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विशेषकर युवाओं में। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है विशेषकर युवाओं में, क्योंकि जाहिर तौर पे प्रयागराज की बात आपने की और गोंडा की बात मैं कर रही हूँ, जो जहां पर राजनाथ सिंह के सामने ही जो युवा है ये कहने लगे कि हमें रोजगार दो और सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही। अश्विनी जी, बेरोजगारी का विषय एक बहुत बड़ा विषय, जिस बात का जिक्र अभी हमारे और भी पैनलिस्ट कर रहे थे, कह रहे 11 लाख जो नौकरियां हैं वो खाली पड़ी है जिसपे भर्ती नहीं कर रही है सरकार। दूसरी बात, सोनिया गांधी इस बात का जिक्र करती है, प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात का जिक्र करती हैं, हाल ही में अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया है। और जब लोग इस बात का जिक्र करने लग जाए तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा बन जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि बीजेपी की धर्म की राजनीति की क्या परीक्षा है इस चरण में, क्योंकि अयोध्या, प्रयागराज में भी चुनाव होना है और अयोध्या का मसला न सिर्फ आज का बल्कि बहुत पुराना है, जो बीजेपी के एजेंडे में रहा है, जिस बात का जिक्र आपने भी किया। तो क्या वाकई ये कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी है 5वां चरण? जी देखिए नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग कोई बात करना शुरू कर दें तो उसका मतलब होता है, एकदम अवश्य होता है। लेकिन मैं उन लोगों की बातों का मतलब कारण नहीं निकालती हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा का या राहुल गांधी का या अखिलेश जी का। अखिलेश जी ने अभी सीपी राय साहब ने कहा बेरोजगारी भत्ता देते थे, यानी कि मान लिया कि बेरोजगार नहीं दे पाते थे, बेरोजगारी भत्ता देते थे, वो उन्होंने स्पष्ट हो गया उस सरकार में। प्रियंका जी का मैं कहूंगा कि राजस्थान के बेरोजगार युवक यहाँ लखनऊ में आकर और लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर धरना देते हैं, तो वो अपने घर में नहीं झांकती हैं और यहाँ आकर भाषण देती हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ 40% उत्तर प्रदेश में करती हैं, पंजाब और उत्तराखंड गोवा में नहीं करती हैं 40% टिकट देने का काम। उनकी बात पे नहीं जाता हूँ मैं। और माननीय राय साहब को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपके कहने के बाद भी, और मैंने एक टेलीविजन चैनल पर किसी को भेजा भी था, 1 जनवरी 2014 को गैस सिलेंडर 1241 रुपए का था।
ये मैंने भेजा था, पूरी लिस्ट निकाल के आईओसी की वो जो है वो पूरा छपा है, मैंने भेजा था। और आपको भी मैं जानकारी के लिए बता दूं, 1241 रुपए का 14 किलो का सिलेंडर जो बगैर सब्सिडी के मिलता था वो था। अब आपको फिर आता हूं धर्म के मुद्दे पर। देखिए, धर्म हमारा आस्था है राम। हम अगर कोई बात करें तो हम आस्था की बात में सांप्रदायिक कहे जाते हैं, और यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस अगर करे तो वहां पर कोई सांप्रदायिक नहीं, वो सेकुलर कहे जाते हैं। हज हाउस बनवा दिया अखिलेश यादव ने, वो सेकुलर है। एक 2013 में उन्होंने हमारी बेटी और उनका कल नाम से एक योजना चलाई, उस पर जो है मैं कह रहा हूं बार बार कि 30,000 रुपए जो है उन्होंने वो मुस्लिम महिलाओं को देते थे, लड़कियों को देते थे, और हिंदुओं को वो नहीं दिया जाता था। तो ये वो सेकुलर हो गए। राहुल गांधी जाकर कहीं जनेऊ पहन लेते हैं, कहीं टोपी लगा लेते हैं, तो वो सेकुलर है। हिंदुओं के खिलाफ भाषण देते हैं, वो सेकुलर है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आस्था से और परंपरा से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी। हम शिव काशी कॉरिडोर भी बनाएंगे, हम मथुरा भी बनाएंगे, वो काशी कॉरिडोर बन चुका है, विंध्य कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। तो ये परंपरा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसमें हमारी भी आस्था है और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। उसके लिए हमको कोई सांप्रदायिक कहे, उसके लिए हमको कोई सेकुलर कहे, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने धर्म के रक्षण का काम करते रहेंगे, जिसका भक्षण किया गया मुगल आक्रांताओं के द्वारा और उसको पनाह दी गई ये तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, सपा की सरकारों के द्वारा। मुलायम सिंह ने गोली चलवाकर कार सेवकों के खून से सरजू के पानी को लाल कर दिया था। ये लोग उसको ठीक है। मैं अभिमन्यु जी का रुख करूं, उससे पहले सीपी राय साहब आपका रिएक्शन और सवाल इस बात को लेकर भी, क्या ये अयोध्या के विषय पर जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी होगा क्या? जातिगत जनगणना एक अलग मुद्दा, जिस पर नीतीश कुमार ने अभी बयान दिया परसों ही। इस चुनाव के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी। नहीं, अखिलेश यादव तो कह रहे 3 महीने के अंदर ही करा देंगे हमारी सरकार बनी तो। ये मांग बहुत पुरानी है, क्योंकि जातिगत जनगणना बहुत पहले हुई थी सर, लेकिन अखिलेश यादव ने इससे पहले कभी नहीं कहा। अरे मैं कह रहा हूँ कि इस पर कोई क्या बुराई, क्या अगर जनगणना होती ही है और धार्मिक जनगणना होती है, जातिगत भी हो जाए, सबकी सफाई हो जाए, सब लोगों को मालूम पड़ जाए कौन जात कितनी, से बुराई भी क्या है जब जात एक सच्चाई है देश की। लेकिन नेहा, आपके चैनल के द्वारा मैं कुछ बात जानकारी आज डाल दूं। ये अयोध्या का जो मसला है, ये जब शुरू हुआ था तो उस वक्त मैं प्रवक्ता हुआ करता था, और हमने ये कहा कि इसको या तो बैठ के बात कर लो या इसको अदालत पे छोड़ दो। तो ये कहा गया ये अदालत का मामला नहीं, आस्था का सवाल है, और इसको तो हम जैसे चाहेंगे वैसे निपटाएंगे। लेकिन जब अपनी सरकार आई तो फिर जैसे तैसे नहीं निपटाया। फिर कहा कि अदालत का इंतजार करते हैं। अब मैं एक सच बताता हूँ, सुनी जी, शाही जी अपने किसी बुजुर्ग से पूछ लेंगे। एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है, सुबोध कांत सहाय, प्रोफेसर संजय पांडे जी भी हमको जानते होंगे। वो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी की सरकार में। आपके चैनल से आज लोगों को मालूम पड़े, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ इस बात को। चंद्रशेखर जी ने दोनों पक्षों की मीटिंग बुलाई, उसमें उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को भी शामिल किया, मिसेस सिंधिया जो राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हुआ करती थी कांग्रेस भाजपा की, उनको भी शामिल किया, शरद पवार को भी शामिल किया, और एक गुट बनाया कि कैसे सॉल्व किया जाए। उसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों आए। जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने अब किया है, इसी तरह का निर्णय चंद्रशेखर जी ने किया सबकी राय लेके, और उसमें मुस्लिम पक्ष साइन करने को तैयार हो गया। मेरे आगरा के पड़ोसी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, सिंघल साहब, उनके नेतृत्व में हिंदू पक्ष ये कहकर बाहर निकल गया कि हम आपस में राय बात करके आते हैं, और वो लौट के वापस में कभी नहीं आया। अगर इरादा रहा होता तो उसके बाद के इतने तमाशे, इतने दंगे, इतने झगड़े, इतने लोगों की मौत, इतने करोड़ की संपत्ति नष्ट नहीं हुई होती। उसी समय वो मामला हल हो गया था, और ऐसा ही था जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इतने वर्षों बाद किया। ये बात 1991 की, और तभी हल हो गया। लेकिन उसके हल होने से राजनीति नहीं हो पाती, राजनीति नहीं चमका पाते। तो मतलब अब जब राम मंदिर बन रहा है तो अब राजनीति नहीं होगी क्या? एक लाइन और, धर्म राजनीतिक दलों का विषय नहीं है। हमारे देश में शंकराचार्य बनाए गए, इसके लिए धर्माचार्य बनाए गए हैं, उनका वही काम है। पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी सीपी राय जी कर रहे थे। कह रहे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के मसले को सुलझने नहीं दिया।
कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और अब तो ये मसला सुलझ गया है सर कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना छोड़ देगी क्या? मैं मानता हूं कि डॉक्टर राय ने जो कहा है, ये धर्म की राजनीति और धर्म का राजनीतिकरण, उसमें काफी दम है। मुझे बस एक ही बात उसमें जोड़नी है कि आप सिर्फ भाजपा को ही इसके लिए दोषी नहीं करार दे सकते हैं। अन्य राजनीतिक दलों ने भी समय समय पर धर्म का इस्तेमाल किया है, और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुसंख्यक जो धर्म मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने से या उस मुद्दे पर राजनीति करने से संभवतः समाज का ज्यादा नुकसान होगा। और भारत क्योंकि बहुत सारे धर्मों का देश है, और इसमें इस तरह की भावनाएं अगर भड़काई जाएंगी तो इनके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं तो बल्कि कहूंगा कि ये जो भी राजनीतिक दल हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध जो भी आरोप लगाते हैं, सब में कुछ न कुछ तथ्य है। भाजपा जो अन्य दलों के विषय में कहती है, उसमें भी कुछ तथ्य है, परंतु जो दूसरे दल हैं जो भाजपा को दोषी मानते हैं बहुसंख्यक भावनाओं को भड़काने का और उसके आधार पर राजनीति करने का, मैं उसमें भी काफी तथ्य देखता हूँ। ठीक है सर। ये भी सच है कि जनता जो है वो कब तक इन मुद्दों पर वोट देगी, ये देखना होगा। क्या उसके लिए रोजगार और महंगाई ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या धर्म पर की गई राजनीति? ठीक है। अभिमन्यु जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई क्योंकि बीजेपी तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कहती है हम तो जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं और धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, हम तो कर रहे हैं जी, हम तो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। वो तो लगातार इस बात को कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा, लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब दरगाह में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं, तो क्या वो सेकुलर नहीं होते? अगर हिंदू और अगर मुसलमानों की राजनीति करते हैं तो क्या वो सेकुलर नहीं होते? लेकिन अगर हम हिंदू की राजनीति कर दे तो हम सेकुलर हो जाते हैं। देखिए, धर्म को राजनीति में खुलकर लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि अयोध्या में काम जारी है, मथुरा और काशी की बारी है। जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। जो 40 साल पुरानी पार्टी हजारों वर्ष पुराने रामचंद्र को लेकर आए हो सकते हैं भला? ये उन्हें न्याय दिला सकते हैं? बल्कि हकीकत यह है कि राम के नाम पर ये लोग आए हैं, धर्म के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये सचमुच में विकास करते तो 80 बनाम 20, अली बाहुबली बजरंगबली, इलाज कर दूंगा, चर्बी उतार दूंगा, शिमला बना दूंगा, इस मुद्दे पर चुनाव न लड़ रहे होते। आज देखिए महंगाई कितनी है। जो 40 करोड़ गरीब थे आज 80 करोड़ हो गए। खुद मोदी जी ने कहा है फ्री राशन दे रहे हैं। इन्होंने 2017 में वादा किया था कि 100 यूनिट तक 3 रुपए के हिसाब से बिल लेंगे, लेकिन 7.5 रुपए यूनिट के हिसाब से इन्होंने लूटा। जो 50 किलो कट्टा आता था यूरिया का, वो इनकी सरकार में 45 किलो का आने लगा। इन्होंने 5 किलो यूरिया किसानों का चोरी करा। मैं गन्ना किसान हूँ, 2 साल से गन्ने का बकाया हमें नहीं मिला है। सरकार पर शुगर मिल पे 14,000 का गन्ना किसानों का बकाया है। कुटीर उद्योग चौपट हो गए, चाहे कांच उद्योग हो फिरोजाबाद का, चाहे मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, चाहे मेरठ बनारस का बुनकर उद्योग हो, चाहे लखनऊ का चिकनकारी उद्योग हो, सब काम धंधे चौपट है। चाहे आगरा का और कोई भी उद्योग हो, कानपुर का उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, सब चौपट हो गए इनकी सरकार में। नौकरी घट रही है, बढ़ रहा है सिर्फ नफरत। ठीक है अश्विनी जी, आपकी सरकार में इतना सब कुछ हो रहा है, लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। सीपी राय जी कह रहे हैं कि ये तो मुद्दा पहले ही सुलझ जाता अयोध्या का, आप लोगों की राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाती, इसलिए आप चाहते ही नहीं थे कि ये मसला सुलझे। को निहत्थे कार्यों को बार बार जब आज में सब ये सब चीजें देते थे, तुष्टिकरण करते थे, मंत्री आवास में अफ्तारी की जाती, तब तो सीपी राय साहब कुछ नहीं बोलते। और हमारे कांग्रेस के प्रमुख से बोल रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, कांग्रेस खत्म हो रही है प्रभु, खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस नहीं है। बेरोजगारी की बात आप इस मुंह से उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो बेरोजगार आप क्या से चल के लखनऊ में आंदोलन करते खिलाफ, वो बेरोजगारी नहीं है दिखती आपको। आप तो यहाँ
है, जाते हैं आप जो है जाते हैं लखीमपुर 50 लाख का चेक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के एक सिख किसान युवक काटा जाता है, चारा ने आपने दिया नहीं दिया, आपके राहुल गांधी गए नहीं गए, आप पर टेनी की बुराई करते हैं और टेनी के एक बहुत नजदीकी रिश्तेदार को कांग्रेस ने लखीमपुर से कट दिया है, पर क्या कहते हैं पर देखा कीजिए लाख से कुछ नहीं होता है, कांग्रेस भाजपा करते हैं तब तक सब कुछ वो हो गया। अरे भाई आपकी भी सरकार थी, आप वहां पर जाते हैं, आपके नेता राहुल गांधी। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे 5वें चरण का चुनाव है और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।